कहावत है, माल महबूब का मिर्जा खेले होली। डंके की चोट पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में यही कर रहे हैं। सरकारी खजाने से विज्ञापन जारी कर अपना और अपनी पार्टी के सियासी मंसूबों को पूरा कर रहे थे। इस पूरे खेल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के खजाने को कुछ 163 करोड़ रुपए की चपत लगाई है, लेकिन बात 163 करोड़ 62 लाख रुपए की वसूली की है, जो आम आदमी पार्टी से वसूला जाना है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके एक महीने बाद ये वसूली नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों का कहना है कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी DIP ने जो वसूली नोटिस जारी किया, उसमें राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। नोटिस में कहा गया कि आम आदमी पार्टी 10 दिन के भीतर पूरी राशि का भुगतान करे। सूत्रों का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल तय समय में राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो दिल्ली के एलजी के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। हालांकि इस नोटिस पर दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों के अनुसार 99 करोड़ 31 लाख रुपए 31 मार्च 2017 तक राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए गए। शेष रकम इसी राशि पर दंडात्मक ब्याज के कारण 64 करोड़ 31 लाख रुपए है, यानी कुल रकम 163 करोड़ 62 लाख रुपए होती है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार के ऑडिट निदेशालय ने ऐसे सभी राजनीतिक विज्ञापनों का ऑडिट करने के लिए एक विशेष ऑडिट टीम भी नियुक्त की है। एलजी ने दिसंबर में जब पहली बार नोटिस जारी किया था, तब आम आदमी पार्टी ने इसे लव लेटर बताया था। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया था कि उपराज्यपाल साहब ने बीजेपी के निर्देशों पर ऐसा किया है और इससे दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली के लोगों की चिंता जितनी बढ़ती है, भाजपा उतनी खुश होती है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है, वह ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते, ये कानून के तहत नहीं है। अन्य राज्यों की सरकारें भी विज्ञापन जारी करती हैं। बीजेपी की कई राज्य सरकारों ने भी विज्ञापन जारी किए जो यहाँ प्रकाशित हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं, विज्ञापनों पर खर्च किए गए 22,000 करोड़ रुपए उससे कब वसूले जाएंगे? जब उनसे पैसा वसूल कर लिया जाएगा, तब हम भी 97 करोड़ रुपए दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उपेंद्र कुशवाहा की तकदीर में शायद सत्ता का सुख लिखा ही नहीं है। नीतीश कुमार उन्हें पार्टी से निकालकर सरकार में शामिल होने का कोई मौका देना नहीं चाहते। पिछले दिनों अचानक ये चर्चा चल पड़ी कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के मन में लड्डू फूटने लगे और वे डिप्टी सीएम के सपने देखने लगे। कई दिनों से इतराए छितराए पटना में घूम रहे उपेंद्र कुशवाहा की सारी खुशी नीतीश कुमार ने एक झटके में छीन ली। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि डिप्टी सीएम की कोई वैकेंसी नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब और किसी को डिप्टी सीएम बनाने की बात फालतू है। इतना ही नहीं, नीतीश ने ये भी क्लियर कर दिया कि नए मंत्रियों में जेडीयू कोटे से कोई नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाने की बात फालतू है। अब कोई नया डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने इसके पहले कहा था कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय सीएम नीतीश को लेना है। उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, मगर वे राजनीति में भजन करने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा था कि वे ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जिससे लोगों से जुड़कर वे उनकी सेवा कर सकें। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बनाने के मसले पर फैसला लेना है, ये उनका विशेषाधिकार है। नीतीश कुमार ने कहा कि एक और डिप्टी सीएम बनाने की बात फालतू है, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। पिछली बार बीजेपी ने जबरन 2 डिप्टी सीएम बनवा दिए थे, वो तो खुद सीएम बनना नहीं चाहते थे। बीजेपी के लोगों ने जबरन उन्हें सीएम बना दिया, इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम बना दिए। अब तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश ने कहा कि 7 दलों के गठबंधन की सरकार है, वो अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते, सभी की सलाह से ही कोई निर्णय लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह भी दावा किया कि किस दल से मंत्री बनेंगे। जेडीयू का कोई नेता मंत्री नहीं बनने जा रहा है। आरजेडी के 2 मंत्रियों के इस्तीफे से खाली हुए पद भरे जाएंगे। जाहिर है ये पद आरजेडी के कोटे में ही जाएंगे। कांग्रेस कोटे से भी मंत्री का एक पद रिक्त है, उन्हीं पार्टियों के कोटे से मंत्री बनाया जाएगा।
आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने जब नीतीश की आलोचना में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया तो उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले उन पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उसके बाद नीतीश के गुणगान में ऐसे जुटे उनको डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना जताई जाने लगी। कुशवाहा भी इसे अफवाह बताने की जगह उसमें मजा लेने लगे, लेकिन नीतीश कुमार ने एक झटके में उपेंद्र कुशवाहा के सपनों को तोड़कर रख दिया। अरविंद केजरीवाल ने चालाकी से सरकारी धन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया। अब हालात उसकी वसूली के पैदा हो गए और खतरा पार्टी की संपत्तियों के कुर्क होने का पैदा हो गया। असल में ऐसी ही चालाकी सत्येंद्र जैन ने दिखाई और नतीजा ये कि वे महीनों से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन के प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आने के पीछे अघोषित आय है और इस आय का खुलासा उनके ही सहयोगियों द्वारा 6 साल पहले 2016 में टैक्स अधिकारियों को किया गया था। इस बात की जानकारी खुद ईडी ने अपने अभियोजन शिकायत में दी है। जानकारी जून 2018 में जैन द्वारा कर अधिकारियों को लिखे गए एक पत्र के साथ प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में दी। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी मुहैया कराई गई थी और माना जा रहा था कि जैन और उनके सहयोगियों को टैक्स के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के बाद अभियोजन से छूट मिल जाएगी। हालांकि आयकर विभाग ने इस बात को खारिज कर दिया कि फैक्ट्स को दबाया गया है। ईडी ने जैन के खिलाफ अपनी चार्जशीट में सबूत के रूप में इसका इस्तेमाल किया। ईडी की चार्जशीट के अनुसार आयकर विभाग ने 2016 में जैन द्वारा नियंत्रित 3 कंपनीज अंकिचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटालिम्पिक्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को टैक्स चोरी के लिए नोटिस किया था। इसके बाद दिसंबर 2016 में वैभव जैन और अंकुश जैन को उनकी कंपनीज में शेयर धारक भी बनाया। इसके बाद सितंबर 2016 में वैभव जैन और अंकुश जैन, जो उनकी कंपनी में शेयर धारक भी थे, ने कंपनीज के कोलकाता स्थित शेल कंपनी से प्राप्त पूरी राशि का खुलासा किया। ये जैन द्वारा इनकम डिस्क्लोजर के तहत उनकी अघोषित आय के रूप में बताई गई है। आईडीएस अघोषित आय वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी आय का खुलासा करने और दंड और जुर्माना से बचने के लिए 45% कर का भुगतान करने का अवसर देता है। हालांकि वैभव जैन और अंकुश जैन द्वारा की गई घोषणा को तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और दबाने के लिए आयकर विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया था। ईडी की चार्जशीट के अनुसार दोनों को आईडीएस 2016 के तहत अघोषित आय के विवरण का उल्लेख करना था। ईडी ने दावा किया कि आय के विवरण के कॉलम में वैभव और अंकुश ने कोई जानकारी देने के बजाय केवल कई नाम लिखा दिए थे। चार्जशीट में आयकर अधिकारियों ने कहा कि ये घोषणाकर्ताओं द्वारा जानकारी को छिपाने के बराबर है, इसलिए घोषणा को अमान्य ठहराया गया। ईडी ने सत्येंद्र जैन द्वारा 28 जून 2018 को आयकर विभाग को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया, जहां उन्होंने वैभव और अंकुश द्वारा जमा किए गए कर का उल्लेख किया। 7 जून 2018 को आयकर विभाग द्वारा सत्येंद्र जैन से की गई 7 करोड़ रुपए की कर मांग के बाद जैन ने विभाग को लिखा कि 3 करोड़ 71 लाख रुपए यानी उनसे की गई मांग के 50% से अधिक का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने विभाग से कहा कि आईडीएस 2016 के तहत वैभव और अंकुश द्वारा विभाग को कर के रूप में, इसलिए विभाग को उससे और करों की मांग नहीं करनी चाहिए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के क्लासिक तरीके का इस्तेमाल किया। ईडी ने दावा किया कि इसकी जांच में पाया गया कि जब वैभव और अंकुश ने घोषणा की तो वे कंपनी में निदेशक नहीं थे और बाद में ही जुड़े। जून 2022 में गिरफ्तारी से पहले ईडी को दिए अपने आखिरी बयान में वैभव ने सारा दोष आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर मढ़ दिया। उन्होंने ईडी से कहा, ये दावा करने के बाद उनकी अंतरात्मा आखिरकार जाग गई थी और इसलिए वे सच्चाई का खुलासा कर रहे हैं। उनका और उनके परिवार का जैन से जुड़ी कंपनी में आए 16 करोड़ रुपए से कोई लेना देना नहीं था और ये मंत्री का पैसा था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अदालत से एक और तगड़ा झटका लगा। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को यूपी की अदालत ने 3 महीने की कैद की सजा सुनाई है। सुल्तानपुर में बिजली पानी के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के मामले में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह समेत सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा और अन्य लोगों को 3 महीने की सजा और 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। कोर्ट पहुंचे राज्यसभा के सांसद ने बीजेपी सरकार की अर्थव्यवस्था को आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वे इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 2001 में 36 घंटे बिजली पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक आंदोलन छेड़ा था।
उस समय उनके साथ पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता रहे संतोष चौधरी, बीजेपी के नामित सभासद रहे विजय सेक्रेटरी आंदोलन में शामिल थे। नगर कोतवाली में धरना प्रदर्शन और सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य को मुद्दा बनाते हुए स्थानीय पुलिस से सभी लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। एमपीएमएलए कोर्ट के जज योगेश यादव की अदालत में विचारण की प्रक्रिया चल रही थी। 21 साल के अंतराल पर जिला सत्र न्यायालय की एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा के बिंदुओं पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी अनूप संडा समेत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर कर दी है। एक मामले में जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 3 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, वहीं दूसरे मामले में 1 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने ठोका है। सजा के दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने इस आंदोलन के पीछे बीजेपी सरकार की बिजली व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि उस वक्त भाजपा की सरकार थी, उस समय 36 घंटे बिजली पानी नहीं होने पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। 36 घंटे ब्लैकआउट होने के बाद लोकतांत्रिक ढंग से हमने बिना किसी व्यवस्था को क्षति पहुंचाए आंदोलन किया था। 21 साल बाद अब इस मामले में सजा सुनाई जा रही है। मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस सजा के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अगर कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं तो ममता बनर्जी भी बेहद ईमानदार सरकार देने का दम भर रही हैं। लेकिन दोनों की असलियत क्या है, ये सत्येंद्र जैन से लेकर कैलाश गहलोत, विजय सिंगला, पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल जैसे नेताओं की कारस्तानी साफ बयां कर देती है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की सरकारों ने भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़े हैं। ताजा मामला ममता के विधायक और पूर्व मंत्री जाकिर हुसैन का है, जिनके घर से कुबेर का खजाना बरामद हुआ। जाकिर हुसैन के घर और ऑफिस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 11 करोड़ की नकदी मिली है। ये रकम उनके घर के अलावा मिल से भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों के पास से 50 करोड़ रुपए से भी अधिक का कैश बरामद हुआ था। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के घर छापेमारी 12 जनवरी की सुबह 3:30 बजे से ही शुरू हो गई थी। टीम ने जाकिर हुसैन के घर के अलावा उनकी बीड़ी फैक्ट्री और तेल की मिल्स पर भी छापेमारी की। उनकी 2 बीड़ी फैक्ट्रियों से 5 करोड़ 50 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान एक बड़ी रकम बरामद की गई है। बता दें कि जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद की जंगीरपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे ममता बनर्जी सरकार में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हुसैन के घर से ही 1 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए कैश, चावल और आटे की मिल से बरामद हुए। हुसैन बीड़ी फैक्ट्री चलाते हैं और कई अन्य संस्थानों के मालिक भी हैं। दरअसल टीएमसी विधायकों के खिलाफ लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है और इसी के तहत बीते 11 जनवरी को मुर्शिदाबाद में तृणमूल विधायक जाकिर हुसैन के आवासीय और कारखाना परिसरों में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की और विधायक के घर पर आईटी की कई घंटों तक छापेमारी और तलाशी जारी रही। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि अब तक 3 जगहों से करोड़ों रुपए की रकम को जब्त कर लिया गया है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने पैसे कहां से आए और कैश क्यों छिपाया गया था। आयकर विभाग इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच पड़ताल में जुट गया है। हालांकि हुसैन ने दावा किया कि ये रकम मजदूरों को पेमेंट करने के लिए रखी गई थी। उनका ये कहना है कि इस रकम के दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की करीब 20 गाड़ियां हुसैन के तमाम ठिकानों पर रेड करने पहुंची थीं। बताया जा रहा है कि कुछ बीड़ी कारोबारियों के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। इसके साथ ही हुसैन के मैनेजर के घर पर भी तलाशी ली गई थी। कोलकाता में 4 जगहों पर आईटी की छापेमारी चल रही थी। टैक्स चोरी के आरोपों के बाद आईटी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने राजस्थान में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था और इसी वादे के साथ कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो गहलोत सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की बात कही। लेकिन इस ऋण माफी में गहलोत सरकार ने बड़े स्तर पर राज्य की जनता को धोखा दिया। इसलिए राष्ट्रीयकृत बैंक्स के ऋण माफी का मुद्दा समय समय पर राजस्थान में उठता रहा है। मतलब ये कि गहलोत सरकार ने ऋण माफी को लेकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया और मजाक अब तक जारी है। हाल ही में प्रदेश के किसानों को खरीफ की फसल की बीमा राशि जारी हुई। इसको लेकर फिर से किसानों को धोखा दिया गया।
किसी किसान को 2 पैसे तो किसी को 3 पैसे की बीमा राशि मिली। खास बात यह कि किसानों के साथ इस तरह का गंदा मजाक करने वाली गहलोत सरकार राज्य में लगातार आम जनता की बेहतरी के लिए काम करने का दम भर रही है। दरअसल साल 2021 के फसल खराब होने के बाद बीमा क्लेम की राशि 1 साल बाद जारी हुई। बाड़मेर जिले के कई किसानों को जारी हुई बीमा क्लेम राशि के कुछ स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाड़मेर जिले के कई किसानों को बीमा क्लेम के रूप में 2 पैसे, 3 पैसे और 5 पैसे मिले हैं। किसानों के जरिए जितना प्रीमियम भरा गया, फसल खराबी के बाद उतना क्लेम भी नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। फसल बीमा के नाम पर खेले गए इस घिनौने खेल के बाद प्रदेश के किसानों में काफी आक्रोश है। हाल ही में बीमा क्लेम की जो राशि कंपनी की ओर से जारी की गई थी, वह पिछले साल के बीमा क्लेम की राशि है। फसल खराब के बाद राज्य सरकार ने गिरदावरी करवाई और इसके बाद लंबे समय तक सरकार और किसानों ने बीमा क्लेम की राशि जारी करने के लिए संघर्ष किया। बीमा के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ प्रीमियम की राशि का हिस्सा किसान भी जमा करते हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा क्लेम की राशि जारी की। प्रीमियम के 411 करोड़ रुपए बीमा कंपनी में जमा कराए गए थे, लेकिन बीमा क्लेम ने महज 311 करोड़ रुपए का क्लेम रिलीज किया, यानी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए डकार लिए। हालांकि क्लेम की राशि का निर्धारण गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर तय होता है। पटवारी की ओर से तैयार की गई इस रिपोर्ट को राज्य सरकार कंपनी को भेजती है, जिसके आधार पर कंपनी बीमा क्लेम की राशि जारी करती है। किसानों को 2 पैसे, 3 पैसे और 5 पैसे की जारी किए हुए बीमा क्लेम के मुद्दों पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। चौधरी ने कहा कि बीमा क्लेम की राशि राज्य सरकार की रिपोर्ट पर इंश्योरेंस कंपनी जारी करती है। राज्य सरकार ने किसानों के फसल खराबी की अनदेखी करते हुए सही रिपोर्ट तैयार नहीं की, जिसका खामियाजा प्रदेश के हजारों किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कैलाश चौधरी का कहना है कि वे किसानों के साथ खड़े हैं और उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस मामले की पूरी तरह से जांच करवाई जाएगी कि क्लेम की राशि खराबी के अनुसार क्यों नहीं जारी की गई। चौधरी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि ये विषय राज्य सरकार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को सरकारी खर्च पर राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के मामले में जैसे ही सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी DIP ने 163 करोड़ 62 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया, आम आदमी पार्टी में तहलका मच गया और बौखलाहट में शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया LG के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगाने लगे। दरअसल LG के आदेश पर DIP ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के आधार पर वसूली का नोटिस जारी किया, लेकिन दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी शायद सरकारी मुलाजिमों को अपना गुलाम समझती है, जो उनके इशारे पर ही काम करे, नियमों के तहत नहीं। यही वजह है कि गुस्से से आग बबूला हुए शराब घोटाला में फंसे मनीष सिसोदिया ने LG पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार के अफसरों पर केंद्र सरकार के माध्यम से असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है। वे इस अवैध नियंत्रण के जरिए अपने राजनीतिक लाभ के लिए लगातार दुरुपयोग करती रही हैं। इसका एक उदाहरण हमें कल एक नोटिस के रूप में मिला। ये नोटिस दिल्ली सूचना विभाग के सचिव IAS एलिस वाज ने CM अरविंद केजरीवाल के नाम से जारी किया। इस नोटिस में लिखा है कि 2016-17 से दिल्ली सरकार ने राज्य के बाहर जो विज्ञापन दिए थे, उसकी वसूली अरविंद केजरीवाल से की जाएगी। ये 163 करोड़ 62 लाख रुपए की वसूली है। इतना ही नहीं, सचिव ने CM को कानूनी रूप से धमकी दी है कि अगर अपने 10 दिन के भीतर ये भुगतान नहीं किया गया तो आपके खिलाफ कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली के अफसरों का CM के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट कर रही है। बीजेपी दिल्ली के अफसरों को काम नहीं करने दे रही है। अफसर जनता के साथ काम करते हैं तो वे उन्हें रुकवा देती है। इसलिए बीजेपी दिल्ली सरकार के सर्विस डिपार्टमेंट पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठी है। सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापनों पर कथित तौर पर खर्च किए गए 163 करोड़ 62 लाख रुपए की वसूली को लेकर आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी होने के बाद सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के अखबारों में भाजपा के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन छपते हैं। उन्होंने कहा, क्या भाजपा उनसे भी विज्ञापन का खर्च वसूलेगी? मैं भाजपा से कहना चाहूंगा कि वे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मंत्रियों को निशाना बनाने के लिए दिल्ली के अधिकारियों का गलत इस्तेमाल बंद करें। सिसोदिया ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने ये देखने के लिए DIP के सचिव से संबंधित विज्ञापनों की सूची मांगी है, उसमें क्या अवैध है। इससे पहले सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली के अधिकारियों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल देखिए,
भाजपा ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना एवं प्रचार निदेशालय के सचिव एलिस वाज से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली के बाहर के राज्यों पर इस घटनाक्रम से करीब 1 महीने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर जो घोटाला हुआ उसका जिन अभी शांत नहीं हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ी गड़बड़ घोटाले की तैयारी कर ली। शराब घोटाला मामले में बुरी तरह से फंसी केजरीवाल सरकार अब नई शराब नीति लाने जा रही है, जिसमें शराब पीने की न्यूनतम उम्र को और कम करने सहित कई बड़े बदलाव लाने पर विचार किया जा रहा है। मतलब ये कि केजरीवाल सरकार पैसा कमाने के लालच में न सिर्फ युवा पीढ़ी को नशे में झोंकेगी बल्कि शराब पीने को भी बढ़ावा देगी। दरअसल अभी जिस शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार सवालों और जांचों का सामना कर रही है उसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं। सीबीआई से लेकर ईडी इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने इस केस में अपनी 2 चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, लेकिन इन सब से बेपरवाह केजरीवाल और उनके साथी भ्रष्टाचार करने की नई जुगत में लगे हुए हैं और शायद इसलिए केजरीवाल सरकार नई शराब नीति पर विचार कर रही है। इसमें न सिर्फ शराब पीने की न्यूनतम उम्र को घटाकर 25 से 21 किया जा सकता है बल्कि रात 3 बजे तक जाम छलकाने की छूट मिल जाएगी। अभी ये सीमा रात 1 बजे तक है। नए प्लान से अवगत लोगों ने बताया कि नई नीति के तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों के साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे। गौरतलब है कि मौजूदा नीति 31 मार्च को खत्म हो रही है और इसके बाद नई पॉलिसी लागू की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने 2021-22 में शराब नीति में बड़े बदलाव किए थे, लेकिन ये नीति विवादों में घिर गई और घोटाले के आरोप लगने के बाद सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रही हैं। केस दर्ज होने के बाद सरकार ने नई नीति को खत्म करके पुरानी व्यवस्था को लागू किया। सूत्रों ने बताया कि जिन अधिकारियों को नई एक्साइज पॉलिसी बनाने को कहा गया है वे ऐसा ड्राफ्ट दे सकते हैं कि जो कारोबार को दिल्ली से आसपास के शहरों में जाने से रोकेगा। पॉलिसी को अभी ड्राफ्ट किया जा रहा है। प्रस्तावित नीति में ड्राई डे यानी जिस दिन शराब की बिक्री नहीं होती की संख्या घटाई जा सकती है, लेकिन बड़े डिस्काउंट्स की उम्मीदों को झटका लग सकता है। इस बार संभवतः एक के साथ एक मुफ्त जैसा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 2021-22 की नीति से पहले दिल्ली में शराब की सरकारी और प्राइवेट दुकानें होती थीं, लेकिन निरस्त की जा चुकी नीति में सरकार ने अपने हाथ खींच लिए थे। एक बार फिर सरकारी और प्राइवेट दुकानों की व्यवस्था लाई जा सकती है। शराब की होम डिलीवरी के विचार को भी लागू किया जा सकता है। ड्राफ्ट किए जाने के बाद नई नीति को केजरीवाल सरकार के कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूर होने के बाद इसे एलजी वीके सक्सेना के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से इसे लागू किया जा सकता है।